मेरा नाम अमर है। मैं उस दिन थोड़े घबराए हुए और अपने ख्यालों में खोया हुआ बैंक की लाइन में खड़ा था और हर तरफ लोगों की हलचल थी। काउंटर पर काम कर रहे कैशियर की टोक झोंक थी और लाइन में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मेरी नज़र बस उस एक आदमी पर टिकी हुई थी जो मेरे साथ वहां आया था, यानी मेरे पापा। वो हमेशा से शांत और ताकतवर रहे थे। उनका हर कदम, हर नज़र किसी बड़ी मजबूती से भरी हुई लगती थी। आज उन्हें बैंक के अंदर देखकर मैं समझ गया कि मेरे सामने सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि मेरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खड़ी थी। लेकिन मैंने देखा कि कुछ नौजवान स्टाफ वाले उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो उन्हें लाइन में सबसे आखिर में खड़ा करना चाहते थे, जैसे उन्हें उनकी अहमियत का कोई हक न हो। और पापा खामोश रहे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बात को अपने अंदर समेटे हुए हों। मैं अंदर ही अंदर जल उठा, लेकिन कुछ नहीं कर सका। बस उनके सामने खड़ा रहा और हर तेवर देख रहा था। फिर उनकी बारी आई। पापा ने अपने हाथ से चेकबुक निकाली और धीरे धीरे कैशियर की तरफ देखते हुए कहा कि बेटा, मुझे अपने अकाउंट से सारे पैसे निकालने हैं। तो कैशियर हैरान रह गया। उसने धीरे से पूछा, कितनी रकम सर? पापा ने बिना झिझक जवाब दिया, 50 करोड़ रुपए। उस समय कैशियर के चेहरे पर हैरानगी थी और मैं खुद भी जैसे थम सा गया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये वही आदमी है जो हमेशा नियम और ताकत का हिस्सा माना जाता है और जिसने आज भी अपनी शांति और ठहराव से सबका होश उड़ा दिया। मैंने देखा कि स्टाफ वाले अब खामोश थे और पापा की मौजूदगी में उनका रुतबा खुद ब खुद छोटा लगने लगा और मैं उस खामोशी के बीच खड़ा रह गया, ये सोचते हुए कि आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि ताकत सिर्फ पैसा या किसी पोस्ट में नहीं, बल्कि इंसानियत, इज्जत और खामोशी में भी होती है। मैं अपने पापा को बिल्कुल खामोश नजरों से देख रहा था, जो आज पैंट कोट की जगह धोती और कुर्ते में थे। सर पर एक पुराना सा कपड़ा बांध लिया, चेहरे पर दाढ़ी लगाई और आंखों में भर भर कर काजल भी लगाई। मैं हैरत में था। आज उनको हुआ क्या है? मैं कुछ कहता उससे पहले ही उन्होंने एक नौकर को देखा और तेज आवाज में बोले, अब एक लाठी लेकर आओ, हम बिल्कुल तैयार हैं। आज हमारे स्टाफ का टेस्ट होगा। जबकि मैंने सर नामे हिलाया और उनको देखते हुए बोला कि पापा, आपको अचानक से ये क्या धुन सवार हो गई है? आप मुझे बताएंगे? आप बैंक के मालिक हैं, मैं सीईओ की पोस्ट पर हूँ। आप इस तरह की हरकत करके क्या साबित करना चाहते हैं भला? मेरी बात सुनकर वो नरमी से बोले थे, कई दिनों से मुझे कुछ खबरें मिल रही हैं कि आने वाले लोगों के साथ हमारा स्टाफ कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ नौकरी उन लोगों को दी जाए जो अगले इंसान की इज्जत करना जानते हों। अगर हमारे आने वाले कस्टमर ही बेइज्जत होकर जाएंगे, तो फिर हम अपना कारोबार कैसे करेंगे? उनकी बात सुनकर मैंने गहरी सांस ली थी। उनको देखते हुए बोला कि ये सब उसूल होता है पापा, आप छोड़िए इन चीज़ों को, आप आराम करिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोले कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और आज लोगों के बीच खड़े होकर उनकी तकलीफ जानने की भी कोशिश करूंगा। बल्कि तुम एक काम करो, तुम भी थोड़े पुराने से कपड़े, मतलब कुछ ऐसे कपड़े पहन लो जो तुम्हें गरीब दिखाएं। हम दोनों मिलकर आज स्टाफ मेंबर का टेस्ट लेंगे। उनकी ये बात सुनकर मैं फौरन से बोला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ पापा। मेरी एक इज्जत है, एक रेपुटेशन है। आपको पता नहीं क्या हो गया है। आज मेरा दिमाग अपनी जगह पर है, इसलिए फिलहाल आप मुझे परेशान नहीं करिए। मेरी बात सुनकर उनका चेहरा काफी मुरझा सा गया था। वो मुझे देखते हुए बोले, यानी कि तुम्हारी नज़र में मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये बात मत भूलो अमर, अभी भी इस बैंक का मालिक मैं हूँ और तुम सीईओ की पोस्ट पर हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी इस पोस्ट से निकाल सकता हूँ। उनकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और उनको देखते हुए बोला कि आप चाहते क्या हैं? मैं क्या करूं? पापा, मेरी भी कुछ इज्जत है। लोग मेरे कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कोई मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाता और आज मैं लोगों के बीच खड़ा हो जाऊं। आप चाहते क्या हैं? मेरी बात सुनकर वो खड़े हो गए थे और नौकर लाठी लेकर आ गया था, जिसको उन्होंने पकड़ लिया और अपनी कमर झुकाते हुए बोले कि आज तुम मेरे साथ चलो और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करो। पता है, ये करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। ये करने से हमें ये पता चलेगा कि आज के दौर में कौन किस मुसीबत में जी रहा है, किसके साथ बदसलूकी हो रही है और किसके साथ भलाई।
हमारे स्टाफ मेंबर आने वाले कस्टमर के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, हमें अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो और चलो मेरे साथ। उनकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए खामोश रहा था। फिर मैंने सोचा, वैसे पापा ठीक ही तो कह रहे हैं, ऐसे जाने में कोई बुराई तो नहीं है। हमें इस तरह से सच्चाई का पता चल जाएगा। और फिर मैं बोला कि अच्छा ठीक है पापा, मुझे कुछ टाइम तो दीजिए, मैं कपड़े बदल लेता हूँ। फिर पापा ने सर हाँ में हिलाया और वापस सोफे पर बैठ गए। मैं सीधा अपने कमरे में वापस आ गया था। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। पापा को अचानक से ये क्या हो गया था, ये मेरी समझ से बाहर था। मेरे स्टाफ मेंबर सब बहुत अच्छे थे, काम को बहुत ईमानदारी से करते थे। उनकी तरफ से अभी तक किसी भी तरह की शिकायत नहीं मिली, पर अब पापा की वजह से मजबूरन मुझे वो सब करना पड़ रहा था जो वो चाहते थे। मैंने एक कमीज निकाली और दूसरे रंग का पजामा निकालकर पहना, जानबूझकर 2 बटन तोड़ दिए, बालों को बिल्कुल सर से चिपका लिया था, आंखों में पापा की तरह ही काजल भी डाल लिया और एक पुरानी चप्पल पहनकर बाहर आया। मुझे इस तरह से देखते हुए वो बोले कि तुम्हारे कपड़े काफी ब्रांड के लग रहे हैं, तुम्हें चाहिए कि तुम माली के कपड़े ले लो, तुम दोनों का साइज एक जैसा ही है। मैं फौरन से बोला, पापा आपको क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों माली के कपड़े पहनूंगा? वैसे भी अब आपको मैं सही लग रहा हूँ या नहीं, उसका मुझे नहीं पता। अब इससे ज्यादा तो मैं अपने आप को और बुरा नहीं दिखा सकता। अब चलिए, वरना रहने देता हूँ, मुझे नहीं जाना। मेरी बात सुनकर वो फिर हल्का सा मुस्कुराए थे और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले कि आज तुम्हें जिंदगी का वो सबक मिलेगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सबक तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। उनकी बात सुनकर मुझे कोई हैरानी नहीं हुई थी। मुझे पता था कि ये एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा रहने वाला है, पर मैं खुश और तसल्ली से नहीं था। मुझे ये सब करके बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा तो पापा ने मेरे हाथ पकड़ लिया और मुझे देखते हुए बोले कि ऐसे कपड़ों में, ऐसे हुलिये में भला कौन बड़ी गाड़ी में बैठकर जाता है। मैं उनको फिर देखते हुए बोला, अब आप हद कर रहे हैं पापा, मैं रिक्शा में सफ़र करने का बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोले, अगर तुम बड़ी गाड़ी में जाओगे तो तुम्हें फ़ौरन से इज्जत दी जाएगी, बल्कि सबसे आगे खड़ा किया जाएगा। यही उसूल होता है। पर अगर हम एक मामूली सी रिक्शा से जाएंगे, हमारे साथ भी वही सुलूक होगा जो आम आने वाले कस्टमर के साथ होता है। उनकी बात सुनकर मैं बोला कि नहीं पापा, हम इसमें सफ़र नहीं कर सकते। आप जानते हैं ना कि वो किस तरह के लोग होते हैं, और फिर आजकल के रिक्शा तो बिल्कुल साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रखते। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक कैब बुक कर लेता हूँ, आसानी भी हो जाएगी, आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, इसमें किराया भी इतना नहीं लगता। मेरी बात सुनकर पापा बोले कि गरीब लोगों को इन सब चीज़ों का भी नहीं पता होता बेटा, वो तो एक सादा सी जिंदगी गुजारते हैं जिसमें रास्ते में चलने वाली रिक्शा ही उनके सफ़र का एक जरिया होती है। पापा की बातें मेरा दिमाग खराब कर रही थी। जिंदगी में पहली बार मैं अपने बाप से उलझन महसूस कर रहा था। वो ज़बरदस्ती ही मुझे बाहर लेकर आ गए थे। जिस सोसाइटी में हमारा घर था, वहां पर तो रिक्शा का मिलना भी बहुत मुश्किल था। अब वो मुझे मेन रोड की तरफ लेकर बढ़ने लगे। उनको देखते हुए मैं बोला कि मेन रोड तक हम अपनी गाड़ी में चल लेते हैं, आप कितना चलाएंगे मुझे, मैं थक रहा हूँ। वो बोले कि रोजाना ट्रेडमिल पर तुम घंटों भाग सकते हो, और अब अगर थोड़ा हम टहल रहे हैं तो तुम्हारे पाँव दुखने लगे। वैसे हद होती है अमर, जबकि मैंने अब खामोशी बनाए रखी। कभी कभी हमारे घर के बुजुर्ग ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि नौजवान जनरेशन हैरान होती है। कुछ ही देर बाद हम मेन रोड पर आ गए थे। वहां पर काफी गाड़ी जा रही थी। एक रिक्शा जैसे ही पास से गुजरी, मैंने फौरन से उसको रोक लिया था। बैंक का एड्रेस वगैरह सब समझा दिया। उसने फौरन से जाने के लिए हामी भर ली और मैं बैठने लगा तो पापा फौरन से बोले कि पैसे का भाव तो कर लो, क्या हो गया है, इस तरह से क्यों बैठ रहे हो रिक्शा में? अगर उसने ज्यादा पैसे मांगे तो कहाँ से दोगे? मैंने अब हैरत से पापा को देखा था। यहाँ पर एक्टिंग करने की जरूरत क्या है? मैंने रिक्शा वाले की तरफ देखा। वो फौरन से बोले कि भाई 500 रुपये लूंगा, यहाँ से रास्ता काफी लंबा है। इतने पैसे ठीक थे, पर पापा बोले कि हम गरीब लोग हैं, इतने पैसे नहीं दे सकते, मैं 300 रुपये ही दूंगा। जाते हो तो बोलो, नहीं तो किसी और को रोक लेता हूँ। उस रिक्शे वाले ने मेरी तरफ देखा था।
मेरा चेहरा शर्मिंदगी की वजह से लाल हो रहा था। वो बोला कि भाई, बैंक का रास्ता बहुत दूर है, मुझे 2 कट लेने पड़ेंगे और 500 रुपये बिल्कुल ठीक रेट बताए हैं मैंने आपको। जबकि पापा दूसरी तरफ बढ़ते हुए बोले कि अच्छा फिर ठीक है, तुम चले जाओ, मैं किसी और को रोक लूँगा। तो रिक्शा वाला बोला ठीक है कि मैं 400 रुपये ले लूँगा, इससे एक भी रुपया कम नहीं ले सकता। मुझे पता है आप लोगों को जाना ही है और कोई दूसरा रिक्शा वाला अब आपको इतने पैसे में नहीं लेकर जाएगा। आपकी मर्जी है, अगर जाना चाहते हैं तो बैठ जाइए, वरना मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैं फौरन से पापा को देखते हुए बोला कि प्लीज़ पापा, इस तरह से मत करिए, वो भी तो एक गरीब आदमी है ना, और अगर हम लोग गरीब से ही ऐसे भाव करेंगे तो वो क्या कमाएगा, और वो कहाँ का हिसाब है। और ये कहाँ का हिसाब है? हम आज के लोगों को देखने के लिए निकले हैं, गरीबों को लूटने के लिए नहीं निकले। मेरी बात सुनकर शायद उनको समझ आ गया था। फिर वो सर हमें हिलाकर बोले कि अच्छा ठीक है, वैसे भी मुझे वक्त पर बैंक पहुंचना है, कहीं देर ना हो जाए और मेरा काम नहीं बन पाए। ये कहकर वो रिक्शा में बैठ गए थे, जबकि मैंने एकदम से आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले से प्रार्थना की कि ऐ ऊपर वाले, मुझे सब्र देना। पता नहीं आज मेरे पापा क्या कुछ करवाने वाले हैं। पर मैं जानता ही नहीं था कि आज का दिन मेरी जिंदगी को किस तरह से बदलने वाला है। मेरी जिंदगी में भला कौन शामिल होने वाला है, एक सख्त इंसान किस तरह से मोम बनने वाला है। मैं खामोशी से रिक्शा में बैठ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जिंदगी से मेरा वजूद भी झुकता ही जा रहा था। मुझे पहली बार बहुत ज्यादा शर्म महसूस हुई। आज से पहले मैंने कभी भी इस तरह रिक्शे में ट्रैवल नहीं किया। जब से मैंने होश संभाला था, अपने आसपास बड़ी गाड़ियां ही देखी और आज पहली बार मैं रिक्शा में बैठा हुआ सफर कर रहा था। एक लंबा सफर तय करके हम बैंक पहुंच गए। पापा ने रिक्शे वाले को पैसे दिए थे। मैंने नजर घुमाई। बैंक के बाहर काफी भीड़ हो रही थी। जरूर लोग एटीएम से पैसे निकालने आए हुए थे। मैंने और पापा दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया। पापा इस ब्रांच में ज्यादा नहीं आए थे, उनको पहचानना बहुत मुश्किल था, पर मैं यहाँ पर चक्कर लगाता रहता था, इसलिए मैंने मास्क को अच्छी तरह से अपने चेहरे पर ढक लिया और पापा अंदर की तरफ चले गए। हम अंदर पहुंचे। काउंटर पर काफी भीड़ हो रही थी। फिलहाल मैं और पापा दूसरे काउंटर की तरफ बढ़ गए, जो बिल्कुल खाली था। मेरी नज़र अयांश के ऊपर गई थी, जो कि खामोशी से पर्ची पर कुछ लिख रहा था। वहां पर जाकर मैंने अपनी आवाज़ बदल ली थी और उनको देखते हुए बोला कि हमें पैसे निकालने हैं। अभी मैं अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही काउंटर पर मौजूद बैठे हुए कैशियर ने एक नज़र मेरे ऊपर डाली थी और फौरन से बोला कि जाओ, दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ, अभी ये काउंटर बंद है। मैंने हैरत से टाइम की तरफ देखा। उस वक्त कोई काउंटर बंद नहीं होता। ये सुबह का वक्त है, वहां पर काफ़ी भीड़ हो रही है। आपको चाहिए आप भी इस काउंटर को खोलें। वो मुझे देखते हुए बोला कि ज्यादा मुझे नहीं सिखाओ, जाकर खड़े हो जाओ, समझे, वरना अभी के अभी इस बैंक से बाहर निकाल दूंगा। समझ आई? उसकी बात सुनकर पापा ने मेरे हाथ को पकड़ लिया। मेरा इरादा अब उसको बेइज्जत करने का था, पर पापा के रोकने पर मैं चुप हो गया। अब पापा आगे आ गए थे और उसको देखते हुए बोले कि बेटा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता हूँ। आप मुझे इसी काउंटर से काम करवा दें, फिर मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। पर ये उसूल के खिलाफ है। बाकी काउंटर खुले हुए हैं, तुमने ही सिर्फ बंद किया हुआ है, हालांकि तुम कोई काम भी नहीं कर रहे हो। मैंने गौर से उन पर्ची के ऊपर नजर डाली। वो सच में फ्री बैठा हुआ था, बस काम ना करने के बहाने तलाश कर रहा था। वो पापा को देखते हुए गुस्से से दहाड़ने लगा। अरे काका, यहाँ पर अपना काम निकालना है तो खामोशी से जाकर पीछे खड़े हो जाओ। ज्यादा मेरे सामने बाप बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कौन सा पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं। अनपढ़ जाहिल इंसान, तुम जैसे लोगों को बैंक के अंदर आने ही नहीं देना चाहिए। कल से ही गार्ड से बोलकर तुम जैसे लोगों को यहाँ से निकलवाता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। अब पीछे मैं खुद पर कंट्रोल किए अपनी मुट्ठियों को बंद कर गया था, पर पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही पापा दोनों हाथ उठाकर बोले कि तुम्हारी मर्जी है बेटा, हम बहुत बूढ़े हैं, हमारे साथ तुम्हें रहम करना चाहिए। जबकि वो अब अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया था और चिल्लाते हुए बोला कि आप जैसे लोगों को इज्जत की जुबान समझ ही नहीं आती। आप पीछे जा रहे हो या फिर मैं किसी गार्ड को बुलाऊं? पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था जो आप जैसे इंसान से पाला पड़ गया। जाओ और पीछे जाकर खड़े हो।
उसकी इस बदतमीजी को देखते हुए मैं खामोश हो गया था और चुपचाप पापा को लेकर दूसरी लाइन पर आकर खड़ा हो गया। हम सबसे आखिर में खड़े हो गए थे। पापा मुझे देखते हुए बोले, मैं आज तुम्हें यही सब दिखाना चाहता हूँ। जिसको हम अच्छा समझते हैं वही अपने अंदर इतना जहर भरकर बैठे हुए होते हैं जिसका हमें पता भी नहीं होता। तुम बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते आए हो ना। हमेशा तुमने हर कैशियर पर अयांश को ऊपर रखा और अब देख लो ये किस तरह से कस्टमर को डील करता है। मैं हैरान रह गया था कि अयांश मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन स्टाफ मेंबर था। हालांकि मैं सीईओ था, पर उस कैशियर को मैं हमेशा ही इज्जत देता रहा, सिर्फ यही सोचकर कि ये अपना काम बहुत ईमानदारी से करता है, मेरे बैंक के साथ वफादार है। पर अब उसकी असलियत को देखकर मैंने दिल ही दिल में सोच लिया कि इसको जॉब से तो ज़रूर निकालूंगा। ऐसे स्टाफ मेंबर की हमारे पास कोई जगह नहीं है। अभी मैं अपने दिमाग में यही सब कुछ सोच रहा था जब पापा मेरा हाथ पकड़कर बोले कि ज़रूर तुम्हारे दिमाग में यही ख्याल आ रहा होगा कि जब सब कुछ सामने आ जाएगा तो तुम उस आदमी को नौकरी से निकाल दोगे। तुम्हें किसी को नौकरी से नहीं निकालना। हमें कई चेहरे देखने को मिलेंगे और हम हर चेहरा देखेंगे भी, उसको फेस भी करेंगे, पर किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे, बल्कि हर इंसान को सबक देंगे। जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। अगर तुम इस ट्रैक पर चलते रहे तो आगे जाकर नुकसान उठाओगे। तुमने नोट किया होगा कि हमारे बैंक में ज़्यादातर नौजवान ही हैं। अगर आज हम उनको यहाँ से निकाल देंगे तो ये फिर से वही गलती करेंगे, इसलिए हम उनको अपने पास ही रखेंगे। बस उनको उनकी गलतियों का एहसास दिलाएंगे ताकि वो अपनी गलती को सुधार सकें। पापा की ये बात सुनकर मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता था। गुस्से की वजह से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। अभी मैं अपनी सोच में ही खोया हुआ था जब बैंक में एक लड़की एंटर हुई। वो भी सीधा दूसरे काउंटर की तरफ चली गई थी। मैं उस लड़की को चुपचाप देख रहा था। उसने उसको भी हमारी तरह ही जवाब दिया, जब यहाँ क्लोज का बोर्ड लगा हुआ है तो आप यहाँ पर क्यों आई हैं? दूसरी जगह जाइए। वो लड़की बोली, लेकिन ये काउंटर जब खुला हुआ है तो आप क्यों काम नहीं कर रहे? वो बोला, आपको ज्यादा मेरे सामने खड़े होकर बोलने की जरूरत नहीं है। आपको अपना काम करवाना है तो लाइन में जाकर खड़े हो जाइए। मेरा दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा था। मैंने पूरे स्टाफ को कई बार ये बात समझाई थी कि आने वाले कस्टमर की इज्जत करना बहुत जरूरी है और खास करके लेडीज की इज्जत करना सब पर लागू है। कोई भी किसी लेडीज से बदतमीजी नहीं करेगा। वो लड़की उसकी बात सुनकर सहम गई थी, इसलिए पापा के पीछे आकर वो चुपचाप से खड़ी हो गई। बार बार वो अपना मोबाइल फोन देख रही थी। मेरे पापा ने एक नज़र मेरे ऊपर डाली और फिर उस लड़की को देखते हुए बोले कि आप इतनी जल्दी में क्यों हो बेटा? क्या कोई ज़रूरी काम है? उसने सर हाँ में हिलाया कि जी, वो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, इसलिए ये चेक मुझे मदद के तौर पर मिला है। सिर्फ 10,000 रुपये का मुझे इसको कैश करवाना है, पर ये दूसरा काउंटर खोल ही नहीं रहे। आजकल के लोगों को पता नहीं क्या हो गया, किसी की परेशानी को नहीं समझते। उस लड़की की बात सुनकर मैं संजीदगी से बोला, आप एक बार फिर से जाइए, अपनी परेशानी तो बताइए। हो सकता है कि अब की बार वो आपकी बात सुन ले। जब आप अपनी मजबूरी बताएं। तो मैंने बिल्कुल एक प्रोफेशनल अंदाज में उससे बात की थी। एक पल के लिए तो उस लड़की ने मुझे बहुत हैरत से देखा। यकीनन मेरे कपड़ों से वो धोखा खा गई थी। पापा ने एकदम से मेरे हाथ को पकड़कर मुझे खामोश करवा दिया और खुद उस लड़की को देखते हुए बोले, ये एक बार और करके देखो बेटा, हो सकता है कि वो आपकी बात सुन ले। अब की बार वो लड़की सर हाँ में हिलाकर एक बार फिर से उस काउंटर पर चली गई और रोते हुए बोली कि सर प्लीज़ मेरा काम करवा दीजिए ना, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है और मुझे पैसे लेकर जाना है, बहुत अर्जेंट है और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए। जब अचानक से अयांश ने सामने रखा हुआ ग्लास जोर से ज़मीन पर मार दिया और उस लड़की को देखते हुए बोला कि यहाँ से बाहर निकलो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर तुम जैसे लोगों को परेशान करने की। जबकि वो लड़की अयांश को देखते हुए बोली, कुछ तो ख्याल करिए, मैं एक लेडीज़ हूँ और ये आप किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं? ये क्या तरीका है भला एक लड़की से बात करने का? वो काफ़ी सहम गई थी। मेरे बैंक में ये सब कुछ भी होता था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं ये सब देख रहा था। अगर कोई मुझे ये सब बताता और मैं नहीं देखता तो शायद मुझे यकीन ही नहीं आता, पर आज मैंने अपनी ही आंखों से ये सारा सच देखा, तो जब भी मुझे यकीन करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मेरे पापा मुझे देखते हुए हल्की आवाज़ में बोले कि मैं तुम्हें ये सभी दिखाना चाहता था।
हमें लगता है कि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, वो आने वाले कस्टमर को बहुत अच्छे से डील कर रहा है। ये देखो इन सब की असलियत, काम ये सब मेरे हाथ में हुआ करता था। मुझे आज पहली बार बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आज मैं अपने पापा के सामने ऐसा बेबस खड़ा था। वो मुझे देखते हुए और बोले, खैर, अब इस लड़की की मदद करो, फोन करके कहो ताकि कोई खुद ही जाकर ठीक कर दे। अभी के अभी उसको जॉब से निकाल देता हूँ। जबकि मेरे पापा देखते हुए बोले कि उसको सिर्फ और सिर्फ सबक देना है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है और इस तरह वो खिलाफ हो जाएगा। अगर आज तुम उसको सबक समझाओगे, उसको सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है कि कल को वो अच्छा काम करे। अभी और कुछ कहते उससे पहले ही वो औरत चक्कर खाकर जमीन पर बैठ गई। शायद अपनी माँ की टेंशन और उस मामले को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मेरे कदम एकदम से उसकी तरफ बढ़ने लगे। इस बार भी मैं सामने नहीं आ सकता था और उस लड़की को पकड़कर वहां मौजूद बेंच पर बिठा दिया। मेरी नज़र जैसे ही उसके चेहरे के ऊपर गई, तो लम्हे भर के लिए मैं अपनी जगह पर हैरान खड़ा रह गया। वो देखने में बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। इतना खूबसूरत सा चेहरा देखा, सच में वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। आज से पहले मैंने इतनी हसीन लड़की कभी भी नहीं देखी। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरती नहीं देख पाता था, बल्कि मैंने ऐसी मासूमियत नहीं देखी थी। मैं अपनी जगह पर बिल्कुल ठहर गया। एक फीमेल स्टाफ ने पानी का ग्लास उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। वो रोते हुए बोली कि मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मुझे पैसे लेकर जाना है, डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, प्लीज़ ये पैसे कैश करवा दीजिए, मैं बहुत परेशानी में यहाँ पर आई हूँ। अभी वो लड़की कुछ कहती, उससे पहले ही अयांश अपनी जगह से चीख गया था कि निकालो इसको, किसी और ब्रांच में जाकर अपना काम करो। ऐसी औरतों को बैंक में आने नहीं देना चाहिए। बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज होती हैं ये लड़कियां। एकदम से बोली, क्या हो गया है, आप किस तरह से चीख पुकार कर रहे हैं? तुम चुप रहो, जूनियर हो और इज्जत करो मेरी। मैं जो कहूंगा वही होगा। जबकि साथ वाले काउंटर पर बैठा हुआ आदमी भी बोला कि तुम्हें क्या परेशानी हो रही है आरुषि? तुम्हें हर एक लड़की से हमदर्दी होना शुरू हो जाती है। वो सही बोल रहा है, बिना वजह आकर उलझेगी तो इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा। मैं हैरत से देख रहा था कि बैंक में कब से इस तरह की बदतमीजी होने लगी। पापा ने अब मेरा हाथ पकड़ लिया था और नरमी से बोले कि कॉल करके तुम मैनेजर को बोलो कि वो जाकर उसकी मदद करेगा। मैं अब एक तरफ को हो गया। मोबाइल फोन निकालकर फोन से मैनेजर को सब सिचुएशन समझाई और वो एकदम से ही नीचे आ गया था। मैं वापस पापा के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने बात करी तो आरुषि ने बंद शब्दों में अयांश की शिकायत कर दी थी, लेकिन मैं इशारे से भी फिलहाल उसको रोक चुका था। उसने बस खामोशी से उसका काम कराया और उसको चलता किया, जबकि मैं चाहता तो अभी उस लड़की को बस देखते रह गया था कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी, कुछ पता नहीं था, पर उसकी तस्वीर मेरे दिल में कहीं निशान छोड़ रही थी। अयांश एकदम से थोड़ा सीधा होकर बैठ गया, पर अब भी उसकी अकड़ पहले जैसी ही थी। मैं खड़ा हुआ खामोशी से उसके सारे तेवर देख रहा था। धीरे धीरे लोग अपना काम इस एक काउंटर से ही करवा रहे थे और जाते जा रहे थे। अब नंबर मेरे पापा का आया। उन्होंने चेक उस काउंटर पर बढ़ाते हुए नरमी से कहा कि मुझे अपने सारे पैसे निकालने हैं। मैं ऐसे बैंक में अपना पैसा नहीं रखना चाहता हूँ जहाँ पर आने वाले लोगों के साथ इस तरह का सुलूक किया जाता है। तो वो कहने लगा कि 6 से 7 हजार ही होंगे। इस तरह से वो बदतमीजी कर रहा है। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उस इंसान का हाथ पकड़कर अपनी ब्रांच से बाहर निकाल दूं। ऐसे लोगों को मैं अपने आसपास भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, पर अभी फिलहाल अपने पापा की वजह से मैं मजबूर था। पापा ने एक नज़र अयांश के ऊपर डाली और अब चेक पर साइन करते हुए बोले कि पूरे 50 करोड़ रुपए हैं मेरे अकाउंट में। पापा ने अपने सर पर बंधा हुआ वो कपड़ा खोल दिया, चेहरे पर लगाई हुई वो नकली दाढ़ी निकाली। सिवाय मेरे, अयांश सामने बैठा हुआ कैशियर और एक और कैशियर तीनों खड़े हो गए। पास में मौजूद कुछ फीमेल स्टाफ और मेल स्टाफ में वो करीब आ गए। मैंने भी अपने चेहरे से मास्क हटा लिया था। इन सब का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे ही रह गया। मैं अयांश को देखते हुए बोला कि तुम्हारा ये आने वाले कस्टमर के साथ कैसा बिहेवियर है? पैसा बैंक में रखा हुआ है, जब भी कैश करके नहीं दे रहे। वो मेरी बात सुनते ही अपने काउंटर से बाहर आ गया और मुझे देखते हुए कहने लगा कि कुछ लोगों के साथ ऐसे बिहेव करना पड़ता है क्योंकि वो बदतमीजी करते हैं और हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा बदतमीजी करना मैं अच्छे से देख चुका हूँ, उसकी बात सुनने की ज़रूरत है। ये कहते ही मैंने कहा
कि तुम्हारी माँ बहन या फिर बेटी बीमार होती है तो क्या वो ड्रामा करती हैं? तुम्हारे घर वालों ने बाहर मौजूद औरतों को अपने घर की औरत समझकर उनकी इज्जत करी, पर तुम जैसे बगैरत लोग मेरे बैंक में बैठकर ये तमाशा बना रहे हो। यहाँ पर आने वाला आदमी 1,000 का काम लेकर आए या फिर करोड़ों रुपए का काम लेकर आए, बहुत ज़रूरी है कि तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ। किसने तुम्हें इजाज़त दी है कि आने वाले इंसान के साथ बदतमीज़ी करना ठीक है? जवाब दो मुझे, क्या जवाब है तुम लोगों के पास मेरी बात का? और दूसरा वाला भी सर झुकाए हुए खड़ा था। मैं और बोला कि मुझे इस बात का अभी के अभी जवाब चाहिए। जब 3 काउंटर इस बैंक में मौजूद हैं, फिर सुबह के वक्त सिर्फ और सिर्फ ये बीच वाला काउंटर क्यों खुला हुआ है? तुम्हारे बाप की शादी है क्या जो तुमने काउंटर को बंद रखा हुआ है? यही बात तीसरे काउंटर के कैशियर को भी बोली थी। तीनों का ही सर झुक गया। पापा आरुषि को देखते हुए बोले कि तुम्हें हम प्रमोशन दे रहे हैं बेटा, हमें आप जैसे स्टाफ की ही ज़रूरत है जो आने वाले कस्टमर को इंसान समझे, ना कि जानवर। जबकि उसने सर झुकाकर शुक्रिया किया। मैं खामोशी से ऊपर की तरफ बढ़ गया। मेरा इरादा मैनेजर से बढ़कर बात करने का था और उनसे पूछने का था कि इस लड़की की कोई इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है? मैं उससे मिलना चाहता था। जिंदगी में पहली बार मुझे कोई पसंद आया था और मैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। अभी मैं ज़रा अंदर आया ही था, उसी पहर पापा भी अंदर आ गए। मुझे देखते ही वो फौरन से बोले, क्या बात है, इतनी जल्दी ऊपर क्यों आए हो और मैनेजर से मीटिंग क्यों फिक्स की है? उनकी बात सुनकर मैं फौरन से बोला, अभी फ़िलहाल मैं घर पर जाऊंगा, कपड़े वगैरह बदलूंगा, उसके बाद एक ज़रूरी जगह पर जाना है। मेरे पापा कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोले, क्या तुम हॉस्पिटल जाओगे? ये सुनकर मैंने एक झटके से सर उठाया और उनको देखते हुए बोला, क्या मतलब है आपकी बात का? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पापा को कैसे पता चला कि मैं उस लड़की को अपने दिल में बसा चुका हूँ और उसके बारे में ही सोच रहा हूँ? मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो और बोले, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं। खैर, इन्फॉर्मेशन निकालने का काम मेरे ऊपर सौंप दो। जाओ तुम कपड़े वगैरह चेंज करो, मैं थोड़ा बहुत काम करके फिर घर पर आ जाऊंगा। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो हम तुम्हारे लिए उसे देख लेंगे। मैं हैरान हूँ, तुम्हें इतनी जल्दी कोई पसंद कैसे आ गया? जबकि मैं उनको देखते हुए बोला कि आप ये सब बातें छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि वो लड़की मुझे पसंद आ गई है? मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मुझे देखते हुए बोले कि मेरी बस एक औलाद है और वो औलाद मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और मुझे बहुत प्यारी भी है। वो क्या करता है, किसको पसंद करता है और क्या चीज़ उसको पसंद है, वो मुझे सब अच्छे से पता है और ख़ुद ही इस बारे में ख़बर हो जाती है। खैर, अब तुम जाओ कपड़े वगैरह चेंज करो, जब तक मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करता हूँ हॉस्पिटल की। मुझे पता था कि पापा के इतने सारे कांटेक्ट ज़रूर हैं, वो लड़की की तस्वीर से ही उसको ढूंढ निकालेंगे। मैं उनको देखते हुए बोला कि ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, पर आप अयांश और उन दोनों कैशियर का दिमाग भी ठीक करिए और मुझे नहीं लगता कि मैं उन लोगों के साथ अब काम कर पाऊंगा। वो मुझे देखते हुए बोले, मुझे पता है, इसलिए मैं उनकी ब्रांच ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इस बैंक में वो लोग काम नहीं करेंगे। अगर उनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया, वो लोग सुधर नहीं पाएंगे। अब उनको मैं दूर भेजूंगा, उनके घर से दूर। उनको जाना पड़ेगा, तब उनको एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पापा की बात सुनकर मेरा दिल सुकून से हो गया था और मैं खामोशी से घर वापस आ गया। कपड़े वगैरह चेंज करते हुए फिर मेरी आंखों के सामने से इस लड़की की तस्वीर लहर गई। जैसे एक नज़र देखते ही मेरे दिल में अजीब सी भगदड़ मच गई थी। मैंने गहरी सांस ली और मोबाइल उठाया। पापा का मैसेज आया हुआ था। उन्होंने लड़की का नाम, एड्रेस, हॉस्पिटल का एड्रेस, माँ का नाम भेजा हुआ था। मेरे होठों पर एकदम से मुस्कुराहट फैल गई, ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को छू जाती है। उस लड़की का नाम अपूर्वा था। मेरे होठों से एकदम से ये नाम निकला। मैं चुपचाप बाहर आ गया। गाड़ी में बैठकर मैं सीधा ही हॉस्पिटल की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर मेरी जिंदगी की हमसफर बैठी हुई थी। एक लंबा सफर तय करके मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। गाड़ियां पार्किंग एरिया में लगाते हुए भी मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो दिमाग में कहीं ख्यालों में थी, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या फिर मुझे नज़रअंदाज कर देगी? पर अब इन बातों का मेरे पास कोई भी जवाब मौजूद ही नहीं था। मैं जैसे जैसे अंदर दाखिल हुआ, मेरी नज़र सामने ज़मीन पर बैठी हुई उस लड़की के ऊपर गई, जो बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही थी। पल भर के लिए तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि अपूर्वा ही थी।
वो किसी बात पर रो रही थी, शायद उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मेरे दिमाग में यही ख्याल सबसे पहले आया। मैं कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके पास ही ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं कुछ कहता उससे पहले ही एक आदमी उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हौसला करो बेटी, इस तरह से रोते नहीं है। वो अच्छी जगह चली गई है। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर उनको बहुत तकलीफ महसूस होगी। जबकि मैं अब चुप होकर खड़ा हो गया। फिलहाल मेरा चुप रहना ही ठीक था। उसकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ। वो बहुत चुप रहने लगी। उसकी मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। एक हफ्ता बिल्कुल खामोशी से बीत गया। मैंने पापा से कोई भी जिक्र नहीं किया इस हवाले से। उन्होंने भी मुझसे कोई बात नहीं की थी। मेरा दिल चाह रहा था वो मुझसे बात करें, पर उनकी खामोशी को देखकर मैंने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की जो गलतफहमी का बीज बो दे। और एक हफ्ते के बाद अब मेरी बस हो गई थी। वो लड़की मेरे दिमाग पर बिल्कुल सवार हो गई थी। मैं कैश काउंटर के पास मौजूद कैमरे की फुटेज निकालकर एक हफ्ते में कई बार देख चुका था। उसका चेहरा पता नहीं क्यों मेरे दिल में कोई जगह बना गया था। मैंने अब अपने पापा के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। इरादा अब उनसे इस हवाले से बात करने का ही था। मैं कमरे में दाखिल हो गया तो सामने ही बैठे वो अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखते हुए पापा मुस्कुराए, जबकि मैं खामोशी से उनके पास जाकर बैठ गया था। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो बोले कि क्या इरादा है, उस लड़की के घर पर जाना चाहते हो? मैं उनको देखते हुए बोला, पापा, आपको ये सब कैसे पता चल जाता है? क्या मेरे चेहरे पर लिखा हुआ होता है? वो बोले, तुम जितने सख्त व्यवहार के हो और अब तुम जितना मुस्कुराने लगे हो, सॉफ्ट नेचर के हो गए हो, उसके ख्यालों में खोने लगे हो, तो कोई भी तुम्हें देखकर बता सकता है कि तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। मैं सर झुकाकर बोला कि शायद आप ठीक ही बोल रहे हैं। उसकी मम्मी की डेथ उसी दिन हो गई थी। इस वजह से मैं काफ़ी चुप रहने लगा हूँ। पर अब एक हफ्ता हो गया। हमें उनके घर पर जाना चाहिए, अफसोस करने और फिर रिश्ते की बात करने। मैं जानता हूँ वो लड़की अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और ये सब बातें उसको बिल्कुल बेमतलब सी लगेंगी। पर हम अगर जाएंगे और रिश्ता मांगे तो हो सकता है कि वो अपने बुरे वक्त से बाहर निकल आए। अच्छा सोचे, और जिस तरह आपने दिमाग चलाकर स्टाफ मेंबर का दिमाग ठीक किया, इसी तरह से आप मेरा दिमाग भी ठीक कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ लम्हे खामोश रहे और फिर मुझे देखते हुए बोले कि चलो ठीक है, एक काम करो, जाओ कपड़े वगैरह चेंज करो, तैयार होकर आओ, फिर हम दोनों साथ में ही चलते हैं। ये बात सुनकर मैं एकदम से बोला, और मम्मी, उनका क्या करना है? पापा बोले, अभी फिलहाल अपनी माँ को रहने दो। मुझे पता है वो बिना वजह बात को समझने की जगह बात को मुश्किल करेगी, और मैं पहले उसका घर देखना चाहता हूँ, उनका रहन सहन देखना चाहता हूँ। उस हिसाब से तुम्हारी माँ को समझाऊंगा और फिर हम तुम्हारी माँ को भी लेकर जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग इतने शानदार रिश्ते को कभी भी मना नहीं करेंगे। पापा की बात सुनकर मेरा दिल काफी सुकून से हो गया था। इंसान जितना इन चीजों को लेकर लापरवाह हो जाता है, उतना ही एक इंसान उन सब चीजों को लेकर परेशान हो जाता है। वक्त की रफ्तार न कभी रुक सकी है और ना ही कभी रुक पाएगी। कुछ ही देर के बाद पापा और मैं गाड़ी में सवार होकर उस रास्ते पर चल पड़े जहां पर मुझे मेरी मंजिल मिलनी थी। हम एक छोटे से इलाके में दाखिल हुए। गार्ड के पास घर का एड्रेस मौजूद था। उसने गाड़ी बिल्कुल दरवाजे के सामने रोक दी। अभी हम कुछ समझते जब अचानक इस घर का दरवाजा खुला था और किसी ने अपूर्वा को धक्का देकर निकाला और वो रोते हुए दरवाजा पीटने लगी थी। पापा और मैं एकदम से ही गाड़ी से उतर गए। ये क्या मामला था? हमारी समझ से बाहर था। सब लोग इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे। अपूर्वा बुरी तरह से रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चाचा चाचा बोलकर चीख रही थी, पर दरवाजा नहीं खोला गया। पापा ही उसकी तरफ बढ़ गए और उसको देखते हुए बोले कि क्या बात है बेटा, आप इस तरह से क्यों रो रही हो? वो रोते हुए बोली कि मेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई, मेरे आगे पीछे अब कोई भी नहीं बचा, मैं अब कहाँ पर जाऊंगी? अंकल, ये लोगों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? जबकि पापा ने उसके सर पर हाथ रखा और उसको देखते हुए बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने अब गौर से पापा को देखा था और सर को ना में हिलाकर बोली कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। पापा बोले, मैं वही बैंक वाला जिसके पीछे तुम खड़ी हुई थी। याद है तुम्हें कुछ? जब मैंने तुम्हें हौसला दिया था और तुम काउंटर पर जाकर अपने हक के लिए लड़ने लगी थी। पापा का कहना था कि वो तड़पकर बोली कि मेरी माँ इस बैंक की वजह से ही मर गई। मैं वक्त पर पैसे लेकर नहीं पहुंच पाई। इलाज नहीं होने की वजह से उनका दम निकल गया। ये कहते ही वो बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी।
जबकि मैंने अपनी आंखें सब्र से बंद की। पापा बोले, क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर पर? मैंने हैरत से पापा को देखा। वो और बोले कि मैं जानता हूँ, मैं अजनबी आदमी हूँ तुम्हारे लिए। तुम मुझे नहीं जानती हो, पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। दरअसल मैं और मेरा बेटा तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए ही तुम्हारे घर पर आए थे, पर हमें अंदाजा ही नहीं था कि तुम्हारे ऊपर ये पहाड़ टूट रहा है। अगर तुम अभी चलो तो हम मंदिर में जाकर फेरे करा लेते हैं। तुम मेरे बेटे के साथ हमारे घर पर चलो। मैं जानता हूँ अंदर मौजूद आदमी अब दरवाज़ा तो बिल्कुल नहीं खोलेगा। हो सकता है कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर ले। उसने अब मुड़कर मुझे देखा। मैं बस खामोशी से ही खड़ा हुआ था। कुछ देर वो खामोश रही और फिर रोते हुए बोली कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। क्या आप इस मोहल्ले के मंदिर में मुझसे शादी करेंगे? पापा बोले, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। मैं जानता हूँ तुम अभी हम पर यकीन नहीं कर पा रही, पर बेफिक्र रहो, तुम्हारी जिंदगी आज से बिल्कुल बदल जाएगी। हम इसीलिए मंदिर आ गए थे। वहीं पर मेरी और अपूर्वा की शादी हुई। हमारे फेरे हुए। मैंने उसकी मांग में अपने नाम का सिंदूर भरा। वो काफी घबराई हुई थी, पर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको अपने होने का एहसास दिलाया और पापा उसको लेकर घर आ गए। मम्मी हैरान हुई थी, पर पापा ने उनको संभाल लिया। मैं अपनी पत्नी को लिए हुए अपने कमरे में आ गया। वो बस खामोशी से मेरा आलीशान सा कमरा देख रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस लड़की को मैंने पहली बार पसंद किया, जो मेरे दिल को भा गई थी, आज वो इतनी आसानी से मुझे मिल गई और मेरी पत्नी बन चुकी थी। आज के दौर में मैंने सुना है कि प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता। इंसान को बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिना कुछ भी कहे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला कि मुझे माफ कर दो। मैं ही इस बैंक का सीईओ हूँ। मुझे चाहिए था कि मैं उस वक्त ही तुम्हारी मदद कर देता, पर बस हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं कुछ नहीं कर सका। वो मैनेजर मेरे ही कहने पर आया था और तुम्हारी मदद की थी। मैं वादा करता हूँ अब दुनिया जहाँ की खुशियाँ तुम्हें दूंगा। तुम्हारी आंखों से कभी भी एक आंसू नहीं निकलने दूंगा। अगर तुम कहोगी कि तुम्हें तुम्हारे बाप की जायदाद से पैसा चाहिए, तो मैं वो लेने के लिए भी तुम्हारी मदद करूंगा। जबकि वो रोते हुए बोली कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए कि मुझे कभी धोखा नहीं देना, मुझसे बेवफाई मत करना। मुझ में अब धोखा बर्दाश्त करने की हिम्मत बाकी नहीं है। मैंने इस पहर उससे वादा किया कि मैं मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने उसको दुनिया भर की खुशियां दी। वो पढ़ना चाहती थी। मैंने उसको खुद कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। मैं बस हमेशा ऊपर वाले का शुक्र करता रहता हूँ कि जिंदगी से मुझे एक बहुत ही बड़ा सबक भी मिला कि अपने से कम लोगों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। खुद को इतना बड़ा आदमी नहीं समझना चाहिए, बल्कि सबके साथ नरमी से पेश आना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही इंसान है। आप ये बिल्कुल भी नहीं लगते हैं कि आप खड़े होकर रुतबे का फ़र्क करें। ये फ़र्क सिर्फ ऊपर वाला करेगा। और दूसरा, मुझे ज़िंदगी से एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत तोहफ़ा मिला, मेरी पत्नी अपूर्वा। मैंने जिसको पसंद किया था वो मुझे मिल गई। शायद मेरी उम्र भर की वफादारी का सिला वही था, मुझे जो मेरी पत्नी की सूरत में मिल गया। मैंने कभी भी किसी औरत को आंख भरकर नहीं देखा था, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे मेरा पहला प्यार मुझे दे दिया। मैं ऊपर वाले का जितना शुक्र करूं वो कम ही कम है। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो अपनी तय रफ्तार से चलता ही रहता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त की चाल को भी नरम कर देते हैं। अपूर्वा अब सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं थी, वो मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। ऐसी जिम्मेदारी जिसे निभाना बोझ नहीं, सुकून देता है। वो मेरी हर प्रार्थना में शामिल हो गई थी। हर उस खामोशी में जहाँ पहले अकेलापन हुआ करता था, उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था जो मैंने पहली बार देखा था। अब वहाँ एक भरोसा था, ऐसा भरोसा जो हर सुबह मेरे साथ जागता था और हर रात मेरे साथ सुकून से सो जाता था। धीरे धीरे घर का माहौल भी बदलने लगा। माँ ने शुरुआत में कम कहा और ज्यादा देखा। उन्होंने उस लड़की को परखा जो टूटी हुई जिंदगी लेकर हमारे घर आई थी, और फिर एक दिन माँ ने खुद मान लिया, जिस लड़की को हालात ने सड़क पर खड़ा कर दिया था, उसी लड़की ने हमारे घर को फिर से जीना सिखा दिया। अपूर्वा ने कभी अपने बीते हुए कल को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया। उसने पढ़ाई पूरी की, अपने पैरों पर खड़ी हुई और उन लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई जो जरा सी ठोकर से हार मान लेती हैं। बैंक में भी बहुत कुछ बदल चुका था। मैंने नियम नहीं बदले, मैंने नजरिए बदले थे।
अब वहाँ कोई छोटा ग्राहक नहीं था, कोई बड़ा ग्राहक नहीं, वहाँ सिर्फ इंसान थे। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया था कि एक दिन की बदतमीजी किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है और एक दिन की मदद किसी की उजड़ती हुई जिंदगी को फिर से बसा सकती है। अपूर्वा आज भी कभी कभी मंदिर जाती है, बिना किसी से कहे, बिना किसी दिखावे के। वो चुपचाप अपनी माँ के नाम का दिया जलाती है और मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उसे देखता रहता हूँ। उस पल मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, अगर उस दिन वो लड़की बैंक में न रोती, अगर वो अपने हक के लिए ना खड़ी होती, तो शायद मैं जिंदगी का सबसे बड़ा सबक कभी न सीख पाता। प्यार मुझे अचानक नहीं मिला था, वो इंसाफ के रास्ते से गुजरा, इज्जत की सीढ़ियाँ चढ़ा और इंसानियत के दरवाजे से होकर मेरी जिंदगी में दाखिल हुआ था। और शायद इसी वजह से वो प्यार हल्का नहीं था, वो ठहरने वाला था। वो ऐसा प्यार था जो वक्त के साथ और गहरा होता है, जो हर हालात में भी साथ निभाता है और जो जिंदगी भर थामे रखने की ताकत देता है। वक्त ने करवट ली और जिंदगी ने हमें एक और वजह दे दी मुस्कुराने की। उस दिन अपूर्वा बहुत चुप थी, वो न रो रही थी न हंस रही थी, बस अपने हाथों को पेट पर टिकाए हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने उसे ऐसे देखा तो दिल में हल्की सी घबराहट हुई। उसकी खामोशी अब मुझे डराने लगी थी, क्योंकि मैं जानता था जब अपूर्वा ज्यादा चुप होती है तो बहुत कुछ गहरा सोच रही होती है। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? तो वो मेरी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में वो चमक थी जो शब्दों से पहले सच बता देती है। उसके होठ कांपे और फिर वो बोली, अमर, डॉक्टर ने कंफर्म किया है। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। हम उसने मेरी हथेली अपने पेट पर रख दी। हम माँ बाप बनने वाले हैं। उस एक पल में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मैं कुछ बोल नहीं पाया, न खुशी के आंसू निकले न आवाज बाहर आई। बस मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, इतनी कसकर जैसे जिंदगी मुझसे कुछ छीन न ले। अपूर्वा भी रो रही थी, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, ये उन प्रार्थनाओं के थे जो बहुत देर बाद पूरी होती है। फिर उसने कांपती आवाज में कहा कि मुझे डर लग रहा है। मैंने उसका माथा चूमा। अब तुम अकेली नहीं हो, अब हर डर मेरा है। उसके बाद घर में एक अजीब सी रौनक आ गई। माँ ने जैसे अपूर्वा को अपनी ही परछाई बना लिया। हर सुबह उसके लिए कुछ नया बनता। अब वो उस घर की सबसे अहम जरूरत बन चुकी थी। वो माँ बनने की तैयारी में थी, लेकिन अपने अतीत की वजह से हर छोटी तकलीफ पर डर जाती। कभी कभी रात को उसे अचानक घबराहट होती तो नींद खुल जाती और वो बस मेरे कंधे से लगकर बैठ जाती। मैं बिना सवाल पूछे उसका सिर सहलाता रहता, क्योंकि मैं जानता था उसके अंदर सिर्फ एक बच्चा नहीं पल रहा, बल्कि वो खुद भी दोबारा जन्म ले रही है। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर मेरी माँ होती ना तो वो बहुत खुश होती। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। कभी कभी किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती, बस उसके दर्द को बांटा जा सकता है। जब पहली बार बच्चे की धड़कन सुनी तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। डॉक्टर मुस्कुरा रही थी, माँ ऊपर वाले का नाम ले रही थी और अपूर्वा मेरी तरफ देख रही थी। उसकी नजरों में सवाल नहीं, बस एक भरोसा था कि जो जिंदगी ने उससे छीना था अब उससे कहीं ज्यादा लौटा रही थी। मैंने मन ही मन कहा कि शुक्र है उस ऊपर वाले का, जिसने हमें सिर्फ प्यार नहीं दिया बल्कि उसे जीने की एक और वजह भी दी। अपूर्वा पहले जैसी नहीं थी, वो कमजोर नहीं थी, वो मजबूत थी। हर दिन वो अपने पेट से बात करती, अपने बच्चे को कहानियां सुनाती और मैं उसे देखता रहता, ये सोचकर कि जिस लड़की को कभी दुनिया ने ठुकरा दिया था, आज वही लड़की किसी की पूरी दुनिया बनने जा रही है। ये हमारी कहानी का अंत नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत जिसमें प्यार के साथ जिम्मेदारी थी और दर्द के बाद उम्मीद। और अब हमारे जिंदगी में एक नन्हा सा दिल धड़क रहा था, जो हमें हर रोज याद दिलाता कि कुछ टूटे हुए लोग सबसे खूबसूरत घर बसाते हैं। अपूर्वा की प्रेगनेंसी के आखिरी महीने पूरे घर की सांसों से जुड़ गए थे, क्योंकि हर किसी के दिल में एक ही एहसास था, सावधानी, डर और उम्मीद का मिला जुला रूप, जो हर पल आशीर्वाद बनकर होठों पर ठहर जाता था। वो अब ज्यादा चल फिर नहीं पाती और अक्सर हल्के से दर्द से उसका चेहरा सिमट जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत करना नहीं सीखा था। बस चुपचाप एक हाथ अपने पेट पर रखकर धीमी सांसें लेती और आंखें बंद कर लेती, जैसे अपने अंदर पल रही जिंदगी को हौसला दे रही हो। मैं हर बार उसे इस हाल में देखकर घबरा जाता था, क्योंकि मन के किसी कोने में यह डर लगातार बना रहता था कि कहीं जिंदगी फिर उससे कुछ छीन न ले, जैसे उसने पहले भी किया था। एक रात अचानक उसकी नींद टूट गई और जब मैंने उसका कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया तो उसने बहुत हल्की आवाज में, मानो डरते हुए सच स्वीकार कर रही हो, बस इतना कहा कि दर्द हो रहा है।
मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। माँ को आवाज दी, ड्राइवर को बुलाया और उसको पूरे सहारे के साथ गाड़ी तक ले गया, जबकि अपूर्वा ने रास्ते भर मेरा हाथ ऐसे पकड़े रखा जैसे उसी पकड़ में उसका भरोसा बंधा हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस रोशनी में घबराहट से ज्यादा यकीन झलक रहा था। हॉस्पिटल की तेज रोशनी आंखों को चुभ रही थी। डॉक्टर उसे अंदर ले गई और मुझे बाहर बैठा दिया गया, जहां वो इंतजार मेरी जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार बन गया। हर गुजरता हुआ सेकंड ऐसे लग रहा था जैसे दिल से निकलकर जमीन पर गिर रहा हो। माँ लगातार ऊपर वाले का नाम ले रही थी और मेरी नजर बस उस दरवाजे पर टिकी हुई थी, जैसे वहीं से मेरी पूरी दुनिया बाहर आने वाली हो। फिर अचानक एक बहुत छोटी और नाजुक सी आवाज सुनाई दी, लेकिन उस एक आवाज ने मेरे अंदर कुछ तोड़ भी दिया और कुछ ऐसा जोड़ दिया जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आई और जैसे ही उन्होंने बताया कि बेटा हुआ है, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। मैंने बिना कुछ सोचे सर झुका दिया और आंसू अपने आप बहने लगे। जब मुझे अंदर जाने दिया गया तो अपूर्वा बेहद थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाया हुआ था और उसकी आंखों में दर्द की जगह सिर्फ तसल्ली थी। मैं उसके पास बैठा तो उसने एक कमजोर सी मुस्कान के साथ कहा कि अब सब ठीक है। फिर बच्चे की तरफ देखकर बस इतना बोली कि अब वो अकेला नहीं, और उस एक वाक्य ने मुझे अंदर तक हिला दिया। अब हमारी सुबह बच्चे के रोने से शुरू होती थी और रात उसकी लोरी पर खत्म होती थी। अपूर्वा उसे सुलाते हुए अक्सर कहती कि वो उसकी ताकत है, और मैं दूर खड़ा होकर यही सोचता रहता कि कभी कभी जिंदगी किसी को तोड़ती नहीं है, बस उसे इस कदर मोड़ देती है कि वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाए। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब इसमें एक नई धड़कन जुड़ चुकी है। जैसे ही हमारे घर की रौनक धीरे धीरे लौट आई, अपूर्वा हमारे छोटे से बेटे के साथ हर रोज नए तरीके से जीने लगी। उसकी हर मुस्कान, उसकी हर छोटी छोटी आदत, हर कदम मुझे ये एहसास दिलाती कि दर्द और अकेलेपन के बाद भी जिंदगी कितनी खूबसूरत बन सकती है। बच्चे की हंसी घर की सबसे मीठी धुन बन गई और उसकी छोटी छोटी हरकतें हमें रोज ऊपर वाले का शुक्रिया करने का मौका देती। अपूर्वा अब सिर्फ मेरी पत्नी नहीं थी, वो मेरी दोस्त, मेरी ताकत, मेरी प्रेरणा और मेरी पूरी दुनिया बन गई थी। मैंने देखा कि उसके अंदर जो डर और घबराहट थी, वो अब धीरे धीरे कम होने लगी। वो बच्चे के साथ खेलती, उसे अपनी गोद में लेती और उससे बातें करती जैसे ये सारी दुनिया उसके लिए बनी हो। कभी कभी मैं उसे दूर से देखता और बस यही सोचता कि जिंदगी ने हमें हर वो चीज दी जो कभी खो गई थी, प्यार, भरोसा और सुकून। हमारे घर में अब रोने और डर की जगह खुशियों और हंसी थी। अपूर्वा बच्चे के लिए नई कहानियां बनाती, उसे सिखाती, उसकी हर छोटी जरूरत पर ध्यान देती, और मैं बस उसके साथ खड़ा होकर ये सब देखता। हमारी सुबह बच्चे की हंसी से होती थी और रात उसकी नींद की लोरी पर खत्म। हर पल में प्यार था, हर कदम में भरोसा और हर सांस में सुकून था। अपूर्वा मुझे अब सिर्फ जीवन साथी नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा और आशीर्वाद लगती थी। मैंने समझ लिया कि प्यार सिर्फ पाने के लिए नहीं होता, प्यार संभालने, साथ देने और हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामने के लिए होता है। और ऊपर वाले ने हमें ये सब इतना सुंदर तरीके से दिया कि अब कोई डर, कोई घबराहट और कोई अकेलापन हमारी जिंदगी में नहीं बचा। ये कहानी अब सिर्फ एक प्यार और परिवार की कहानी नहीं रही, ये सीख थी, ये एहसास था, ये इंसानियत, भरोसा और सच्चा प्यार ही जीवन की असली संपत्ति है। और शायद इसी वजह से हमारी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियों की धड़कन थी, अपूर्वा की मुस्कान थी, और हमारे छोटे से बेटे की हर हंसी में हमारी पूरी दुनिया बसती थी। अंत में मैं बस यही सोचता हूँ कि जो खो गया वो लौट आता है, जो टूटा वो संभल जाता है, और जो दिल से प्यार करता है वो हर हालात में सच्चा और मजबूत बनकर सामने आता है। सच्चा प्यार सिर्फ दिखावे या खूबसूरत पलों में नहीं होता। सच्चा प्यार वही होता है जो मुश्किल समय में भी साथ निभाए, जो डर और तकलीफ में भी हिम्मत और भरोसा दे। इंसानियत और दूसरों का सम्मान सबसे जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा सही काम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। मुश्किलें और दुख इंसान को कमजोर नहीं करते, बल्कि उन्हें मजबूत बनाते हैं। अपूर्वा ने अपनी कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानी और अपने हौसले और प्यार से अपने जिंदगी को नया रास्ता दिया। परिवार और भरोसा इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, जो मुश्किल वक्त में हमेशा सहारा देते हैं। सच में खुशियां और सुकून वही देते हैं जो प्यार, समझदारी और एक दूसरे के साथ निभाने की ताकत के साथ आते हैं। इसलिए कभी भी किसी के साथ प्यार और इज्जत से पेश आए, मुश्किलों में एक दूसरे का साथ दें
और हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि यही चीज़ हमें असली खुशी और सुकून देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।